Hello friends, let me give you a very brief introduction about myself. Myself CA Yachna Mutha Bhurat, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. Friends, I have done diploma in information system audit with All India second rank. I am associated with various training institute here in Mumbai for training GST to professionals, job seekers and my dear students. I am a faculty for CA final as well as CA intermediate indirect taxation. So this was a brief introduction about myself. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे ये जो सीरीज ऑफ वीडियो है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। रिवीजन सीरीज है बेटा, रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पे जीएसटी का। ठीक है, जिसने एक बार पढ़ लिया है और रिवीजन करना चाहता है वो ये प्लेलिस्ट फॉलो करे और यहाँ पे रिवीजन इसका आएगा। जो यहाँ पे बेटा जिसका अटेम्प्ट अभी आगे है बेटा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो नहीं, आपके लिए फुल कोर्स है। आप वेबसाइट पे जाओ www.icaleague.com, वहां पे फुल कोर्स अवेलेबल है, आपको वो लेना है, वो पढ़ना है। जिसने पढ़ चुका है, रिवीजन करना चाहता है, वो ये प्लेलिस्ट फॉलो करे, इसमें सारे रिवीजन वीडियोस आ जाएंगे। स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो द प्लेलिस्ट, आपने कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सीए फाइनल के भी वीडियोस डले हैं, काफी सारे अलग अलग वीडियोस यहाँ पे डले हुए हैं, फाइनल के, देन कस्टम्स के, जीएसटी के, सब कुछ। तो आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट के लिए जो प्लेलिस्ट है आपको स्ट्रिक्टली वो आपके अटेम्प्ट की फॉलो करना है। ठीक है, अब ये जो वीडियोस हैं बेटा यहाँ पे YouTube चैनल पे आ जाएंगे। ये जो यहाँ वीडियो में जो मैं ये समरी बुक यूज कर रही हूँ, ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, www.icaleague.com में फ्री डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मिल रही तो इन नंबर पे पिंग करिए, आपको ये वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ बेटा एक डिस्कशन हमारा। और अभी तक के अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं। अब बेटा जो स्टूडेंट्स मुझसे इंक्वायरी करते हैं कोर्स के बारे में, मैं जस्ट 1 मिनट यहाँ पे आपको बता दूंगी, बाकी की डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस पार्ट है जीएसटी, वो हम यहाँ पे जो है फुल कोर्स जो है www.icaleague.com पे अवेलेबल है। उस कोर्स का फ्लो कैसा है, डिस्कशन कैसा है, वो मैं एक बार बता दूं बेटा। जैसे कि आपके सारे चैप्टर्स हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 वहां पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन बैंक जिसमें ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस है, जैसे एग्जाम में आ सकते हैं, एमसीक्यू वाले, केस स्टडी बेस्ड, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो हर एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन बैंक, देन चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया, उसका क्वेश्चन बैंक, चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया एंड उसका क्वेश्चन बैंक। साथ साथ क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने का पर्पस ये है कि भाई प्रोविजन तो समझ जाते हैं, बट एग्जाम में जब उसे पूछते हैं तो हम उन प्रोविजंस को लिंक नहीं कर पाते, आंसर नहीं दे पाते, तो प्रैक्टिकली जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन बैंक का सोर्स क्या है बेटा, आईसीएआई के मटेरियल से क्वेश्चन लिया, आरटीपी से, एमटीपी से, यहाँ पे एमसीक्यूज जो भी आईसीएआई ने इशू किए, ये सारे सोर्सेज से, पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस है, ये सारे सोर्सेज से आपका जो है कंबाइंड क्वेश्चन बैंक बना है। ठीक है, तो एवरी चैप्टर अलोंग विद द क्वेश्चन बैंक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास। ये फुल कोर्स के बारे में। रिवीजन में यहाँ पे हम चैप्टर वाइज वीडियोस डाले हुए हैं, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट फॉलो करोगे, आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे, जिसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ प्रोविजंस डिस्कस करेंगे, यहाँ पे फटाफट रिविजन करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ बेटा हमारा यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्या, चैप्टर नंबर 1 जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का रिविजन। यस, चैप्टर नंबर 1 जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। बेटा टैक्सेस क्विक रिवीजन है बेटा, फटाफट जाएंगे। हमें जो पता है यहाँ पे छोटी मोटी चीजें, यहाँ पे हम डिस्कस सब कुछ करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्विकली हम 5 to 6 आवर्स में पूरा कोर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे बेटा टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है डायरेक्ट टैक्स मतलब किसके लिए, क्या होता है, जैसे कि इनकम टैक्स मतलब कि टैक्सेबल पर्सन और जो एक्चुअली टैक्स पे कर रहा है, जैसे बर्डन पड़ रहा है, पिंच हो रहा है, वो एक ही पर्सन है। जैसे कि मैंने कमाई फॉर एग्जांपल इस साल में 1 करोड़ रुपए, उसमें से 30% फॉर एग्जांपल मुझे गवर्नमेंट को देने पड़े 30 लाख रुपीज, मतलब कि जो टैक्स पे कर रही हूं मतलब कि मैं, और जिसको बर्डन पिंच हो रहा है मतलब कि मैं, यहाँ पे सेम पर्सन है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आप सबको बोलूं यार मेरे को 30 लाख का टैक्स पे करना है, थोड़ा लाख रुपए सब लोग निकालो। नो, taxable person and person effectively paying the taxes, same income tax, you know it very well। and indirect tax मतलब कि जो person tax पे कर रहा है और जिसको actually वो pinch हो रहा है वो different है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे लेक्चर देख रहे हो, आराम से बैठ के चिप्स खा रहे हो, तो चिप्स के ऊपर जो टैक्स लगा अल्टीमेटली बर्डन किस पे आया, आप पे आया, आपने इनडायरेक्टली वो पे किया है, और
टैक्स पे किसने किया होगा? कंपनी ने टोटल टैक्स पे कर दिया होगा ऑलरेडी गवर्नमेंट को, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया, हम समझेंगे डिटेल में इसको। सो जो टैक्सेबल पर्सन है और जो इफेक्टिवली टैक्स पे कर रहा है वो अलग होते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है बेटा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैम कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या होते हैं? बेटा बहुत सारे फीचर्स है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मींस व्हाट? बेटा गवर्नमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पैसा, बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का, जिससे गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती है, बहुत सारे पब्लिक फंक्शंस करती है। किससे मिलता है पैसा? टैक्स से मिलता है। इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत बड़ा सोर्स है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 50% स्टेट्स का, सेंटर का रेवेन्यू इससे आता है। Then it is tax on commodity and services, as the name suggests, GST, goods and service tax. किस पे लगता है? गुड्स पे, कमोडिटीज पे, एज सर्विसेज पे। टैक्स किस पे? गुड्स पे और यहाँ पे सर्विसेज पे। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, देयर इज क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है बर्डन। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल है, ए ने बी को सेल किया। ए ने बी को सेल किया कितने में? 10,000 रुपीज पे। उस पे फॉर एग्जाम्पल 10% जीएसटी लगा। 10% कोई रेट नहीं, सिंप्लिसिटी के लिए ले रही हूं। 11,000 रुपीज। ए ने बी को मोबाइल बेचा 10,000 प्लस 1,000 जीएसटी कितने में? 11,000 में। बी ने ए को कितना पे किया? 11,000 रुपए। 11,000 रुपए पे किया। उसमें से 10,000 क्या किया? ए ने रख लिया और 1,000 उसको क्या करना पड़ेगा भाई? जीएसटी के नाम पे लिया है, खुद नहीं रख सकता, गवर्नमेंट को देगा। ए ने गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट को पे किसने किया? ए ने। गवर्नमेंट को बता दिया किसके बिहाफ में? बी के बिहाफ में। 1,000 रुपीज मैं आपको दे रहा हूं, बी के बिहाफ में 1,000 रुपीज आपको दे रहा हूं, ठीक है। गवर्नमेंट के अकाउंट में बी के नाम पे 1,000 रुपीज आ गए, मतलब कि गवर्नमेंट के पास बी के 1,000 जमा है जीएसटी नंबर पे। उस मोबाइल को बी ने क्या किया? बी डीलर है, बी ने सी को बेच दिया, सी कंज्यूमर है। कितने में? 12,000 रुपए में। 12,000 रुपए में, ठीक है। 2,000 तो बढ़िया है, उसका प्रॉफिट हो गया। और उस पे लगा 10% जीएसटी, फॉर एग्जांपल 1,200 रुपए। फिर से बोल रही हूँ, 10% से सिंप्लिसिटी के लिए कोई रेट नहीं है। 1,200 रुपए, तो 13,200 रुपए टोटल सी ने क्या किए यहाँ पे बेटा? सी ने बी को पे कर दिए। सी ने बी को पे कर दिए, जिसमें से 12,000 रुपए तो बी ने रख लिए। 12,000 रुपए तो बी को रख लिए और बाकी के जो 1,200 रुपए थे बेटा, वो मैम टैक्स के हैं, वो टैक्स के हैं। 1,200 रुपए को क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। बी का आउटपुट टैक्स है बेटा 1,200 रुपए। उसमें से माइनस करेंगे इनपुट टैक्स 1,000 रुपए, मतलब कि जो उसको क्रेडिट लेना है 1,000 रुपए का क्रेडिट माइनस करेंगे, जो 200 रुपए वो गवर्नमेंट को पे करेगा। वो 1,000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका है गवर्नमेंट को, 1,000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका है गवर्नमेंट को थ्रू ए। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 1,000 रुपए है, वो उसके लिए क्या है? बी के लिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। व्हाट इज द आउटपुट टैक्स ऑफ बी? 1,200। व्हाट इज द इनपुट टैक्स ऑफ बी? 1,000। सो नेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है बेटा? 200 रुपए वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। 200 रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो इसमें क्या हुआ? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन हो गया। ए ने बी को शिफ्ट कर दिया, बी ने सी को। अल्टीमेटली बेटा कौन पे कर रहा है? अल्टीमेट पिंच किसके ऊपर है भाई? सी के ऊपर। गवर्नमेंट को तो 1,200 ही मिले। उस गुड्स पे टोटलिटी पे टैक्स कितना कलेक्ट हुआ? 1,200 रुपए, वो गवर्नमेंट को मिल गए। पिंच किसको हुआ भैया? फाइनल कंज्यूमर को, सी को हुआ। बी ने पे किया, ए ने पे किया, पिंच किसको है? पिंच है सी को। तो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, शिफ्ट कर दिया बर्डन किसके ऊपर? फाइनल कंज्यूमर में। देयर इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड देयर इज नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। बेटा डायरेक्ट पिंच कई बार हमको तो पता भी नहीं चलता और हम टैक्स पे कर जाते हैं। जैसे कि आप बैठ के चिप्स खा रहे हो, उस पर आपने टैक्स पे किया, ये आपको फील ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली पिंच नहीं करता, जैसे कि इनकम टैक्स करता है। जैसे मैंने बताया 30 लाख मुझे पे करना है, पिंच करेंगे। पर अब मैंने मैरी बिस्किट पे किया, मैंने यहाँ पे सोप पे किया, मैंने टूथपेस्ट पे किया, मुझे पता ही नहीं चलता मैंने टैक्स पे कर दिया। इन्फ्लेशनरी, तो बस हाँ बेटा इन्फ्लेशन तो है। क्यों? क्योंकि भाई हर गुड सर्विसेज पे, मैक्सिमम गुड सर्विसेज पे टैक्स लगता है, तो इन्फ्लेशन तो होगा भाई, गुड्स और सर्विसेज का रेट तो बढ़ेगा। देन वाइडर टैक्स बेस, ऑब्वियसली बेटा मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज कवर करता है, तो बहुत बड़ा वाइडर टैक्स बेस आता है इसका। प्रमोट सोशल वेलफेयर, यस। यहाँ पे जैसे कि बेटा लग्जरी गुड्स होते हैं, सिन गुड्स होते हैं, उन पे ज्यादा टैक्स रेट होता है, उन पे सेस भी कलेक्ट करते हैं। जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब पे ज्यादा क्या करते हैं? टैक्स कलेक्ट करते हैं, फिर वो यहाँ पे पब्लिक के लिए यूज किया जाता है। तो सोशल वेलफेयर भी डेफिनेटली प्रमोट करता है। नेसेसिटी पे टैक्स नहीं कलेक्ट करते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे मिल्क हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, उन सब पे कोई टैक्सेस नहीं है, एग्जेम्प्ट है वो। लग्जरी गुड्स है, सिन गुड्स है, उनमें ज्यादा टैक्सेस है, तो उसको फिर पब्लिक के लिए यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली इट प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। रिग्रेसिव तो है बेटा यहाँ पे,
चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, मैरी बिस्किट सबको 10 रुपए में मिलेगी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबको सेम टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट, अब बेटा आया यहाँ पे क्या, जीएसटी। पहले तो जीएसटी क्यों आया, क्योंकि पुराने सिस्टम में कुछ डेफिशिएंसीज थी। पुराने सिस्टम में कुछ डेफिशिएंसीज थी। क्या दिक्कत थी भाई, मैम इतने अच्छे अच्छे लॉ बनाए थे, एक्साइज था, वैट था, सर्विस टैक्स था, और कितने सारे लग्जरी टैक्सेस थे, कितने सारे टैक्सेस थे, यहाँ पे सीएसटी था। जीएसटी को क्यों आना पड़ता, बेटा डेफिशिएंसी थी, इसीलिए एक नया लॉ लाने की बहुत जरूरत थी। क्या डेफिशिएंसीज थी यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी इंटरटेनमेंट टैक्सेस एक्सेट्रा। बेटा इतने सारे टैक्सेस हुआ करते थे, अभी हम देखेंगे यहाँ पे। देखो ये सारे टैक्सेस है ना जीएसटी में आके सबस्यूम हो गए। यहाँ पे कितने सारे सर्विस टैक्स, सीएसटी, परचेज टैक्स, ऑक्ट्राई, लग्जरी टैक्स, लॉटरिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड ऑल दैट, बहुत सारे। तो और क्या था यहाँ पे, इतने पहले तो इतने सारे टैक्सेस, ऊपर से नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स। भाई वैट भी लग रहा है, लग्जरी टैक्स भी लग रहा है, इंटरटेनमेंट भी लग रहा है, बहुत सारे थे। इन सबको वैट में मर्ज नहीं किया था, तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट टैक्सेस लगते थे। सेंट्रल लेवल पे बड़े सारे टैक्सेस लगते थे, स्टेट लेवल पे बड़े सारे टैक्सेस लगते थे। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ लेवी ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी एंड इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। बेटा टैक्स ऑन टैक्स लगता था, यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स होते जाता था, क्योंकि अब जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया माल, तो टैक्स पहले जो लगता था बेटा वो कौन सा था, सीएसटी लगता था, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल गया, महाराष्ट्र से गुजरात माल गया, तो टैक्स लगता था सीएसटी। सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, लेवी ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी हो जाता था। भाई उसका कोई क्रेडिट, हमने अभी समझा ना इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट। अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी बाद में समझेंगे, वो बहुत लिमिटेड है। पहले तो इतने सारे थे कि भाई एक्साइज का क्रेडिट हमको वैट में नहीं मिलेगा, वैट का क्रेडिट यहाँ पे हमको सर्विस टैक्स में नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो सबसे प्रॉब्लम थी एक तो ये लेवी ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी की, इंटर स्टेट में हमेशा क्रेडिट यहाँ पे ब्लॉक हो जाता था, क्रेडिट नहीं मिलता था। इंटर स्टेट किया, सीएसटी लगाया, तो जिसने परचेज किया उसको क्रेडिट नहीं मिलता था, उसके लिए बन जाती थी कॉस्ट। सेकेंड, इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। बेटा एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, बहुत डिटेल में ये नहीं समझो, बेसिकली समझो। एक्साइज लगता था मैन्युफैक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग वाला लगाता था, मैन्युफैक्चरिंग वाला लगाता था। अब फॉर एग्जांपल जिसने मोबाइल मैन्युफैक्चर किया उसने एक्साइज लगाया, उसने डीलर को बेचा, डीलर क्या करेगा एक्साइज का, क्रेडिट का, उसको कोई काम नहीं, उसको वैट लगता था सेल पे, सेल्स पे वैट लगता था, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था। तो मैन्युफैक्चरर तो एक्साइज लगा देता था, डीलर ने उससे खरीदा, उसको एक्साइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 रुपए का कोई मोबाइल खरीदा एक सिंप्लिसिटी के लिए, उसमें 10 रुपए का एक्साइज लगा, ठीक है। 110 रुपए की चीज हो गई, 110 रुपए की चीज हो गई। अब वैट लगाना था उसको, एक तो सबसे पहले उसको एक्साइज का क्रेडिट मिलता नहीं था, तो उसके लिए कॉस्ट हो जाती थी। उसके लिए कॉस्ट कितनी हुई, 100 नहीं हुई, 110 हो गई। अब वो वैट किस पे लगाता था बेटा, 110 पे लगाता था, 100 पे नहीं लगाता था। यही लिखा है, इंक्लूजन ऑफ सेनवैट, एक्साइज को सेनवैट बोलते हैं, इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। वैट कितने पे लगेगा, 110 पे लगता था ऑन 110। तो यहां पे बड़ी दिक्कत हो रही थी, टैक्स ऑन टैक्स हो गया, एक्साइज के ऊपर वैट लग गया, ठीक है। ऐसा जीएसटी में अब नहीं होता। नो सेनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, एज आई टोल्ड यू, मैन्युफैक्चरर ही सेनवैट लगाता था, डीलर्स वगैरह को तो वैट वगैरह लगता था। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। भाई एक सेंटर, सर्विस टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू, वैट जो है स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू, तो उनके बीच में कोई इंटीग्रेशन ही नहीं था। और क्या होता था, डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब भैया अल्टीमेटली पैसे की बात है, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वैट, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है सर्विस टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि जो रेस्टोरेंट है वो क्या है, गुड्स है, क्योंकि उस पर वैट लगेगा, गुड्स है, क्यों, क्योंकि खाना गुड्स है भाई। यहाँ पे सर्विस टैक्स वालों ने बोला कि भाई खाना तो कितने का, मेन तो सर्विस है। यहाँ पे आप वहां रेस्टोरेंट में बैठे हो, यहाँ पे शेफ आपको यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे एसी वेसी आप सब यूज कर रहे हो एंड ऑल दैट, सर्विस है। तो क्या होता था, वैट वाले बोलते थे, स्टेट वाले बोलते थे वैट है, वो वैट भी कलेक्ट करते थे, सेंटर वाले बोलते थे सर्विस है, सर्विस भी कलेक्ट करते थे। अल्टीमेटली क्या लगता था, दोनों चीज, वैट भी पे कर रहे रेस्टोरेंट वाले, सर्विस भी, यहाँ पे सर्विस टैक्स भी पे कर रहे हैं। जीएसटी में ये बहुत बढ़िया कर दिया, क्लियर कर दिया कि भाई किसको गुड्स बोलेंगे, किसको सर्विस बोलेंगे। रेस्टोरेंट कैटरिंग को सर्विस बोलेंगे और उसी के हिसाब से सारे प्रोविजंस लगेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई के, प्लेस ऑफ सप्लाई के एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे पहले डबल टैक्सेशन हो रहा था बहुत सारी जगह, सॉफ्टवेयर को गुड्स बोलेंगे कि सर्विस, दोनों बोल के दोनों टैक्स ले रहे थे। तो ये बहुत सारी डेफिशिएंसी थी बेटा, कि भाई यहाँ पे
टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सनवैट नहीं था, डबल टैक्सेशन हो रहे थे, तो यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस थे। तो ये सारे क्या थे, डेफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग वैल्यू एडेड सिस्टम था। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो ये 5 पॉइंट लिख देना, ठीक है। इस कारण एक नए टैक्स लॉ को आना जरूरी था, और क्या आया भाई, जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है बेटा। वैल्यू एडेड मतलब हर स्टेज पे वैल्यू एड होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, आपके ए से बी में, ए ने बी को बेचा 10,000 में, 10,000 में, बी ने सी को बेचा कितने में बेटा, 12,000 में। कितनी वैल्यू एडिशन हुआ मैम, 2,000 रुपए पे। 2,000 पे यहाँ पे 10% के हिसाब से 200 रुपए टैक्स होता है, और उतने ही वैल्यू एडिशन पे हर स्टेज पे टैक्स लगते जाएंगे, हर स्टेज पे टैक्स लग जाएगा। सो इट इज इन द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, बेटा यहां पे क्रेडिट का चेन ब्रेक नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कंटिन्यूअस चेन है भाई क्रेडिट की, कंटिन्यूअस चेन है क्रेडिट की। ए ने बी को बेचा, बी क्रेडिट ले लेगा, बी ने सी को बेचा, यहां सी के आगे अगर फॉर एग्जांपल डी है, सी ने डी को बेचा, तो हर ट्रांजैक्शन में क्रेडिट आगे मिलते जाएगा, ठीक है। जैसे हमने सिर्फ इतना ए टू सी देखा, यहाँ पे ए टू डी हो या ए टू एफ हो, हर एक को आगे का क्रेडिट, यहाँ पे पहला जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिलते जाएगा। सो दिस अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। बर्डन कौन लेता है, फाइनल कंज्यूमर लेता है, फाइनल कंज्यूमर मिलता है। एंड नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, अब टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। तो बहुत ही प्यारा सा, बढ़िया सा, ब्यूटीफुल लॉ आया हमारे यहाँ पे, जो कि जीएसटी का कंसेप्ट है, जिसमें जो एक वैल्यू एडेड टैक्स है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है, बर्डन फाइनल कंज्यूमर लेता है, एंड देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, एंड देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस बेटा। अब जीएसटी आना था तो पुराने टैक्सेस जाने थे, पुराने टैक्सेस जाने थे, तो देखेंगे कि कौन से पुराने टैक्सेस चले गए और कौन से अभी भी नहीं गए। जो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, यू शुड रिमेंबर इट एग्जैक्टली। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कौन से टैक्सेस चले गए, तो यहां पे देखो, ये है फर्स्ट टैक्सेस विच आर सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी एंड टैक्सेस विच आर नॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, वो हम देखेंगे। सबसे पहले कौन से टैक्सेस सबस्यूम हो गए, मतलब कि जीएसटी में आ गए भाई, मतलब अब ये नहीं है यहाँ पे मैक्सिमम, और ये जीएसटी में मर्ज हो गए। कौन से हो गए हैं देखते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी भी है एक्साइज और वैट, एज आई टोल्ड यू, हम देखेंगे। तो सेंट्रल लेवल पे, मतलब भाई देखो, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्सेस लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ टैक्सेस लगाती है। तो सेंटर ने बोला कि ठीक है, मैं ये टैक्सेस छोड़ देता हूं, ताकि फिर क्या है, मेरे को जीएसटी का रेवेन्यू मिले। सिमिलरली स्टेट ने भी किया। तो यहाँ पे सेंटर ने अपने कौन से यहाँ पे टैक्सेस जो है मेजरली सैक्रिफाइस किए, यहाँ पे मेमोरी टेक्निक है बेटा, सीए सीए सीएस, ठीक है। तो यहां पे सेंट्रल लेवल में कौन से टैक्सेस यहां पे सबस्यूम हुए, सबसे पहले बेटा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, देन एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज और एडिशनल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज और एडिशनल एक्साइज, ये हो गया बेटा फर्स्ट सी है आपका, ये हो गया फर्स्ट सी है। देन सर्विस, यहां पे नेक्स्ट सी अगर हम देखेंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सीएसटी एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये बेटा ये भी सबस्यूम हो गया किसके अंदर आके, जीएसटी के अंदर। एंड देन लास्ट सेंट्रल सरचार्जेस सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सर्विस टैक्स, एंड सर्विस टैक्स। तो इतने टैक्सेस सेंट्रल लेवल के थे जो कि सबस्यूम हो गए जीएसटी में। रिवाइज करेंगे फटाफट। फर्स्ट सीए बिलोंग्स टू सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। सेकंड सीए बेटा सेंट्रल सेल्स टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एंड थर्ड सीएस बेटा किस चीज के लिए, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सर्विस टैक्स, एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अल्टीमेटली कुछ नहीं है बेटा, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटी है, सेंट्रल सरचार्ज है, सीएसटी है, कुछ नहीं, ठीक है। ये सारे टैक्सेस किधर आ गए मैम, ये यहाँ पे सबस्यूम हो गए जीएसटी में। अब ये तो सेंट्रल ने किया, अब स्टेट ने क्या किया ये देखेंगे हम, ठीक है। स्टेट ने क्या किया, सेंटर की मेमोरी टेक्निक वापस सीए सीए सीएस, मेमोरी टेक्निक फॉर दिस स्टेट, पीएस आई लव यू, आपने एक मूवी देखी होगी, तो पीएस लव इज द मेमोरी टेक्निक फॉर दिस, वेयर पी स्टैंड्स फॉर बेटा परचेज टैक्स, पहले था अब नहीं लगता, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर बेटा हियर स्टेट सरचार्जेस, स्टेट सरचार्जेस जो है आपके, ये आ गया हो गया पी और एस, परचेज टैक्स, स्टेट सरचार्जेस। एंड देन एल स्टैंड्स फॉर लग्जरी टैक्स, बेटा लग्जरी टैक्स लगता था लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे। देन ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, एंड वी स्टैंड्स फॉर बेटा वैट और सेल्स टैक्स, वैट और सेल्स टैक्स। सो ये टैक्सेस स्टेट लेवल पे लगते थे, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, जो कि सबस्यूम हो गए आके जीएसटी में, जो कि सबस्यूम हो गए आके जीएसटी में। वापस देखेंगे, पी स्टैंड्स फॉर बेटा पीएस लव, आई लव यू मूवी का नाम है पीएस लव।
P stands for purchase tax, मैम. S stands for state के surcharge, मैम. L stands for luxury tax on lottery, betting and gambling. O stands for बेटा octroi and entry tax, and V stands for VAT and sales tax. VAT and sales tax. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सैक्रिफाइस लेवल देखो बेटा, उन्होंने ये सब क्या कर दिया, सब्स्यूम कर दिया जीएसटी में. एक्साइज और वैट अभी भी कुछ प्रोडक्ट पे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. बट कुछ टैक्सेस यहाँ पे सब्स्यूम नहीं किए गए जीएसटी में, वो अभी भी है. ये सारे टैक्सेस बेटा अभी भी लगते हैं, जो कि क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी. इसकी मेमोरी टेक्निक नहीं है मैम, है बेटा, क्यों नहीं है, इसकी मेमोरी टेक्निक है V-CS. पंजाबी में इट इज कॉल्ड एज, मेरा भाई बना CS. V-CS इज द मेमोरी टेक्निक, वेयर V स्टैंड्स फॉर व्हाट बेटा, व्हीकल टैक्स. अभी भी व्हीकल खरीदोगे तो बेटा व्हीकल टैक्स लगेगा. देन देयर आर 3E which stands for excise duty on liquor, entertainment tax, electricity duty. Then R stands for road tax, C stands for custom duty, S stands for stamp duty. So you have to remember V-CS, there are 3E. V stands for again vehicle tax, E stands for excise duty on liquor, then there is electricity duty, and then there is a entertainment tax. Entertainment tax काफी सारी गवर्नमेंट्स अभी भी लगाती है. Then R stands for बेटा what, road tax मैम. C stands for custom duty, S stands for what बेटा, stamp duty. तो V-CS is the memory technique. सेंटर लेवल पे कौन से टैक्सेस गए बेटा, CS मैम. स्टेट लेवल पे मैम PS I love you. Then जो टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए, वीर बना CS. V-CS इज द मेमोरी टेक्निक फॉर दैट. वो टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. दे कैन आस्क यू एनीवेज. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. ओके, नेक्स्ट. अब जो जीएसटी आया बेटा, उसका फ्रेमवर्क कैसा है इंडिया में, हम ये देखेंगे. भाई पहले तो प्रपोज किया गया था कि नेशनल जीएसटी लगा दो, मतलब एक ही जीएसटी, वो CSI UT ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जीएसटी लगेगा. बट इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि यहां पे हमको डुअल जीएसटी लगाना पड़ा. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है. इंडिया में कौन से मॉडल पे जीएसटी आया, डुअल मॉडल जीएसटी आया. मतलब कि सेंटर ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्सेस, स्टेट ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्सेस. दोनों जने साथ में टैक्सेस लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे क्या बात हुई, इंडिया has adopted dual GST model in view of federal structure of the country. The tax is imposed concurrently by states and center. Center और state साथ में taxes लगाते हैं. सेंटर और स्टेट यहाँ पे साथ में टैक्सेस लगाते हैं. यहाँ पे क्या आया, डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी आया. डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी आया. कैसे लगाते हैं भाई, जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, मतलब इंटर स्टेट मतलब महाराष्ट्र से फॉर एग्जांपल मैंने गुजरात में सप्लाई की, तो उसमें टैक्स कौन सा लगता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. बेटा लेवी कौन करता है और कलेक्ट कौन करता है, यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट. आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई में. इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने महाराष्ट्र बॉम्बे से बॉम्बे में ही सेल किया, तो टैक्स कौन सा लगता है बेटा, सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी लगता है, सॉरी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है. सो एक बार और, महाराष्ट्र से गुजरात जाएंगे, टैक्स कौन सा लगाएंगे मैम, आईजीएसटी, लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेल किया, तो मैम टैक्स कौन सा लगाएंगे बेटा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा. तो अगर मेरे मोबाइल पे रेट फॉर एग्जांपल 18% है और मैंने महाराष्ट्र गुजरात सेल किया, तो आईजीएसटी लगाऊंगी 18%. मैम महाराष्ट्र सेल किया तो बेटा सीजीएसटी 9% लगाऊंगी, एसजीएसटी 9% लगाऊंगी, एसजीएसटी 9% लगाऊंगी. अच्छा मैम यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं, अब आप समझ लो यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार है. अंडमान निकोबार से आपने अंडमान निकोबार ही आपने मोबाइल बेचा, तो टैक्स कौन सा लगेगा बेटा, टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी. एसजीएसटी की जगह टैक्स लगेगा यूटीजीएसटी. टैक्स रेट क्या रहेगा मैम, 9% प्लस 9% बेटा, 9% प्लस 9%. अच्छा मैम अंडमान निकोबार से मुंबई माल भेजा तो टैक्स कौन सा लगेगा बेटा, आईजीएसटी 18%. आई होप इट इज क्लियर. सेम स्टेट में है तो सी प्लस एस लगेगा, सेम यूनियन टेरिटरी में है तो सी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा. इंटर स्टेट या इंटर यूनियन टेरिटरी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटर यूनियन टेरिटरी, इंटर स्टेट या इंटर स्टेट वॉट एवर, इन दैट केस मैम टैक्स जो लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी. आई होप इट इज क्लियर. सो टैक्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई में सी प्लस एस,
सीजीएसटी किसका रेवेन्यू है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। एसजीएसटी इसका रेवेन्यू है, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। और यूटीजीएसटी बेटा कलेक्ट लेवी और कलेक्ट करता है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जिसका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे कि अंडमान निकोबार हुआ, ठीक है। तो यूटीजीएसटी लेवी कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। इंडिया में आने नहीं हो पाया यहाँ पे एक नेशनल जीएसटी। यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने बोली कि भाई मैंने मेरे इतने सारे टैक्सेस सब्स्यूम करी, मेरे को शेयर चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भैया मेरे को भी शेयर चाहिए, दोनों को शेयर चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते, पहले हम कलेक्ट करते फिर आपको दे देंगे। नहीं, बोले हमको आप पे भरोसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हमको आप पे भरोसा नहीं है, आपको क्या करना है, जब ट्रांजैक्शन होगा, जब मोबाइल बिकेगा, उसी लेवल पे आधा आधा होगा और हमको मिलेगा हमारा शेयर टैक्स का। ट्रांजैक्शन लेवल पे, महीने के एंड पे हमको कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का, किसी भी इशू से हमारा पैसा रोक लिया तो यहां पे इसलिए ड्वेल मॉडल जीएसटी आया। अब हर एक ट्रांजैक्शन पे ही टैक्स लगता है। जब ट्रांजैक्शन हुआ, या आईपैड सेल हुआ, उसी टाइम पे मैंने जाके मुंबई में स्टोर से खरीदा, मैं भी मुंबई से हूं, सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आईजीएसटी कैसा होता है मैम? बेटा आईजीएसटी पहले तो कलेक्ट करेगा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर वो कंज्यूमिंग स्टेट को दे देगा। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड मॉडल है, वो हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी गुड्स कैसे क्लासिफाई होते हैं बेटा? एचएसएन सिस्टम है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, जिससे गुड्स क्लासिफाई होते हैं। सो द गुड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एचएसएन अंडर जीएसटी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसके हिसाब से गुड्स यहाँ पे क्लासिफाई होते हैं। एंड फॉर सर्विसेज अ न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस हैज बीन डिजाइन्ड where services of various description has been classified under various section heading groups पे classify होती है। Then अब यहां बेटा, अब जैसे कि मैं हूं, आप है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स है अलग अलग, हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कंपोजिशन स्कीम में, सिर्फ एक बेसिक समझेंगे। यार अमेजॉन बिजनेस कर रहे हैं, गली के नुक्कड़ पे खड़े होके एक यहाँ पे किराना शॉप वाला बिजनेस कर रहा है, भाई बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। अब आप जितने कंप्लायंसेस अमेजॉन पे लगाओगे, आप यहाँ पे जो एक छोटा सा किराना शॉप है उस पे भी लगाओगे तो सही बात नहीं है, सही बात नहीं। गवर्नमेंट ने बोला हम भी मानते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे छोटे मोटे जो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे उन लोगों को रिलीफ देंगे, स्मॉल बिजनेसमैन को, तो उनके लिए एक बढ़िया स्कीम लेके आए, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम देखते हैं क्या है, यहाँ ब्रीफली हम यहाँ पढ़ेंगे। इन जीएसटी रेजिम CGST, SGST, UTGST for intrastate supply is payable by every taxable person and interstate supply IGST is payable by every taxable person, ये तो ठीक है। However, for providing relief to small businessmen making intrastate supply, a simpler method of paying taxes and accounting is provided, which is called as composition levy। तो यहाँ पे एक बेटा जो इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है, छोटा सा यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है, तो उसके लिए इन लोगों ने एक स्कीम लेकर के आए जिसको बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम, जिसमें भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग है, आपको आईटीसी भी नहीं मिलता है और आपको टैक्स भी फिक्स रेट पे करना पड़ता है। अगर आपका टर्नओवर वहां पे दिया हुआ है 75 लाख 1.5 CR, जिस लिमिट पे भी आपका टर्नओवर है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है बेटा, यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। सिंप्लीफाइड टैक्स प्रोसीजर है, बहुत सिंप्लीफाइड टैक्स प्रोसीजर है, पेमेंट ऑफ टैक्स की भी, आईटीसी की भी, बट किसको मिलती है, बहुत ही लिमिटेड, जो इनका टर्नओवर उतने लिमिट से कम है उनको मिलती है, ठीक है। तो विच इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम बहुत सिंपल स्कीम है, फिक्स रेट पे आउटपुट पे करना है, आईटीसी आपको मिलेगा नहीं, और यहां पे आपको क्या है, ये रिलीफ मिलेगा स्मॉल बिजनेसमैन को जो इंट्रास्टेट सप्लाईज कर रहे हैं, जो इंट्रास्टेट सप्लाईज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ये बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन स्कीम छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए, उनको क्या होता है, यहाँ पे क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स का कर सकते हैं, ईयरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बहुत सारे रिलीफ दिए हुए हैं, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन, बेटा ये चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू ले रहे हैं हम हर चैप्टर का, आप समझ लो। अब रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ यहाँ पे एक पूरा एक चैप्टर होता है रजिस्ट्रेशन का, कंपोजिशन स्कीम का एक पूरा चैप्टर होता है, तो ये बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन बेटा, आप जीएसटी में कब रजिस्ट्रेशन लोगे, एक बेटा यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट जब आप क्रॉस करते हो तब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो, तब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट फ्रॉम हियर, कहां लेना होता है, जिस स्टेट से यहाँ पे वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है, जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट से, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट से। तो अब यहाँ पे गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी, बाकी बेटा डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर में। यहां पे MMT-N, व्हाट डू यू मीन बाय MMT-N मैम, मणिपुर, मिजोरम,
त्रिपुरा, नागालैंड, MMT, मेक माई ट्रिप, नो फॉर मेक माई ट्रिप टिल एग्जाम्स, याद रखना है MMT-N। सो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये चार केसेस में आपकी क्या है 10 लाख की लिमिट है बेटा। छोटे मोटे स्टेट से इसलिए यहाँ छोटी लिमिट रखी है, गुड्स की भी सर्विस की भी, गुड्स की भी सर्विस की भी। इससे ज्यादा अगर आप वहां पे टर्नओवर हो रहा है आपका, कौन सा टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर, इसकी डेफिनेशन बाद में देखेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर इससे ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन लेना है इस स्टेट में, MMT-N में। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा स्टेट कौन सा आता है मैम? बेटा यहाँ पे स्टेट आता है विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs एंड 20 lakhs फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। बोथ गुड्स और सर्विसेज के लिए यहाँ पे जो आपका स्टेट आता है, यहाँ पे मैट, वेयर M stands for मेघालय, A stands for अरुणाचल प्रदेश, T stands for तेलंगाना, डैश UPS उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड सिक्किम। मैट डैश UPS के लिए लिमिट है 20 लाख रुपए, गुड्स के लिए भी सर्विस के लिए भी। गुड्स के लिए भी सर्विस के लिए बेटा एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे, बताएंगे नहीं कौन से स्टेट की कितनी लिमिट है, याद आपने रखना है। MMT-N में कितनी? 10 लाख की। मैट डैश UPS में कितनी है बेटा? 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है। बाकी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। स्टेट विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। 20 लाख सर्विस की, 40 लाख गुड्स की लिमिट है। 3 स्टेट्स जो हैं कौन से? जैसे कि जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स। बाकी जितने भी MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जितने यहां नहीं आए बेटा, गुजरात हो गए, ये सब, इन सब की लिमिट क्या है? सर्विस के लिए 20 लाख, सर्विस के लिए 20 लाख और गुड्स के लिए 40 लाख, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 40 लाख। ठीक है बेटा, सर्विस सेक्टर में कभी भी लिमिट सिर्फ 2 ही है, 10 लाख और 20 लाख। गुड्स में लिमिट्स 3 हो सकती है, 10, 20 और 40। ठीक है, तो सर्विस में ज्यादा टेंशन नहीं, सर्विस में खाली आपको ये देखना है MMT-N में हो तो 10 लाख, अदरवाइज क्या होगी बेटा? 20 लाख। गुड्स के लिए आपको ये सब याद रखना है, गुड्स के लिए आपको ये सब याद रखना है। MMT-N है तो यहाँ पे 10 लाख लिमिट है गुड्स की भी, सर्विस के लिए। मैट डैश UPS है तो बेटा क्या है? 20 लाख की लिमिट है, गुड्स की भी यहाँ पे और सर्विस की भी। और जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, ऑल अदर स्टेट्स 20 लाख गुड्स यहाँ पे सर्विसेज की, और एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है तो 40 लाख। गुड्स और सर्विस दोनों का सप्लाई है तो 20 लाख, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है तो सिर्फ 40 लाख। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब नेक्स्ट एग्जेम्पशंस। Apart from providing relief to small scale business, law also provides continuous provision for granting exemption from payment of tax on essential goods and services. तो बेटा यहाँ पे essential goods and services जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन सब में बेटा गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन का भी पूरा एक चैप्टर सेपरेट है। तो बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिए जहां पे टैक्स नहीं लगता है, जहां पे टैक्स नहीं लगता है। देन सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, जैसे कि मैंने बताया बेटा, ओरिजिन से हम आ गए भाई डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल पे। मतलब क्या? There are few important words beta which you should remember, like anything, like India has adopted dual model of GST. GST is a destination based. ये सब words काम आएंगे एग्जाम में 100%. So since GST is a destination based consumption tax, revenue of SGST accrues to the consuming state. समझेंगे कंसेप्ट क्या है? We have moved from origin based system था हमारा CST में, जिससे हम मूव कर चुके हैं किस पे? डेस्टिनेशन बेस्ड पे। यहां पे हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स पे आ गए बेटा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम मतलब कि जैसे कि पहले सीएसटी के टाइम पे अगर मैंने गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात भेजे हैं, तो टैक्स क्या लगता था? सीएसटी, और जो कि रेवेन्यू होता था किसका? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। रेवेन्यू किसका होता था? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट रखती थी ये पैसा। तो गुजरात गवर्नमेंट बोलती थी मैं क्यों टैक्स क्रेडिट दूं, इसलिए सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा था। तो अब जितने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पूरे इंडिया में हजारों लाखों इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन डेली होते थे बेटा, सोचो उसमें सब में टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था, टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। जबरदस्ती का यहाँ पे क्या हो जाता था? कॉस्ट बढ़ जाती थी। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये बहुत गलत चीज हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्या लेकर के आना है? हमें अब ओरिजिन बेस से मूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने ओरिजिन बेस से कहां मूव कर दिया? अब हम आ गए डेस्टिनेशन बेस पे। अब डेस्टिनेशन बेस पे क्या फंडा है ये समझेंगे। देखो डेस्टिनेशन बेस जीएसटी में अब क्या हुआ देखते हैं। अब जब गुड्स जाते हैं ना महाराष्ट्र से बेटा कहां? गुजरात,
महाराष्ट्र से गुजरात गुड्स जाते हैं तो टैक्स कौन सा लगता है? आईजीएसटी लगता है। मैम ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा। आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है? एक बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात के बीच में यहाँ पे अपोर्शन हो जाता है। रेशो क्या है हमारे यहाँ पे? 50-50 पे अपोर्शन हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और गुजरात के बीच में। तो गुजरात को टेंशन ही नहीं, गुजरात बोलेगी बिल्कुल क्रेडिट देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे हमारे को, एसजीएसटी का पोर्शन उनको मिल जाता है। तो गुजरात गवर्नमेंट बोलती है हमें कोई टेंशन नहीं, हम आपको क्रेडिट दे देंगे, हम आपको क्रेडिट दे देंगे क्योंकि हमको मिल गया है टैक्स। तो यहां पे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट होने लगा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में, ठीक है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले यहाँ पे क्रेडिट ब्लॉक हो जाता था, गुजरात गवर्नमेंट नहीं क्रेडिट देती थी। अभी आईजीएसटी का क्रेडिट मिलता है, ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, रेवेन्यू ऑफ एसजीएसटी ऑर्डिनरी अक्रूज टू द कंज्यूमिंग स्टेट। द बायर इन द इंपोर्टिंग स्टेट इज अलाउड टू अवेल आईजीएसटी पेड ऑन इंटरस्टेट परचेज मेड बाय हिम। जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र के ए ने गुजरात के बी को यहाँ पे गुड्स भेजा था, आईजीएसटी लगा, बी को यहाँ पे अलाउड है कि वो आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकता है, बी को अलाउड है कि वो आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकता है। कि जो बायर है इंपोर्टिंग स्टेट में उसको अलाउ किया गया है कि वो आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकता है। द रेवेन्यू ऑफ इंटरस्टेट सेल डज नॉट अक्रू टू द एक्सपोर्टिंग स्टेट एंड एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर टू सेंटर द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जैसे कि मैंने बताया आईजीएसटी पहले कौन कलेक्ट करता है बेटा? कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर वो कंज्यूमिंग स्टेट को, गुजरात को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगी। The center transfers to the importing state credit of IGST used in the payment of SGST and UTGST. तो ये क्या है बेटा? Destination based consumption tax है। What? Destination based consumption tax. You have to remember this word, very important. अब बेटा जीएसटी के लिए, ये सारे सिस्टम के लिए एक पोर्टल बनाया, आप देख सकते हो ऑनलाइन। अभी मत देखो, अभी रिवाइज करो, बट एक ये पोर्टल है बेटा, ये आप देखोगे, ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है www.gst.gov.in। बेटा 29 स्टेट्स में, किसी भी स्टेट में कहीं से भी रिटर्न फाइल करना है, एक ही वेबसाइट है www.gst.gov.in, जहां से सारी चीजें होती है। रजिस्ट्रेशन वहीं से होता है, रिटर्न वहीं से पे होता है, आपके कोई भी स्टेट का हो, आपका क्या बोलते हैं, रिटर्न वहीं से फाइल होगा, आपका पेमेंट टैक्स का वहीं से होगा, चालान वहीं से जनरेट होगा, सारी चीजें वहीं से होगी, ठीक है। सो Common GST electronic portal www.gst.gov.in, a website managed by Goods and Service Network. GSTN is set by government to establish a uniform interface between taxpayer and a common shared infrastructure between central government and state government. Center और state के बीच में भी बेटा वो common infrastructure है। यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म दिया गया है, एक ही इंटरफेस दिया गया है टैक्सपेयर के बीच में और सेंटर और स्टेट्स के बीच में। gst.gov.in जो कि वेबसाइट है, जो कि मैनेज कौन करता है बेटा? GSTN, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। द जीएसटी पोर्टल इज एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट पे, कोई भी टैक्स पेयर, उसके उनके सीए एडवोकेट कोई भी कर सकता है और यहाँ पे टैक्स ऑफिशियल भी कर सकते हैं। दिस इज अ सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज। बेटा पहले वैट हुआ करता था 29 स्टेट्स के अलग अलग रिटर्न, अलग अलग वेबसाइट्स, बहुत ज्यादा होता था। जीएसटी में एटलीस्ट इतनी हार्मोनी तो लेकर के आ गए हैं, ठीक है। अब द फंक्शन ऑफ जीएसटीएन इंक्लूड्स, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, रिटर्न जो आप फाइल करते हो वो फॉरवर्ड हो जाता है सेंटर को, स्टेट को, अथॉरिटीज को। इस पे भी क्या हो सकता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही हो सकता है। कंप्यूटेशन और सेटलमेंट, ये आईजीएसटी जो है इसका बड़ा मैकेनिज्म का सेटलमेंट करना वगैरह ये भी कौन करता है? यहाँ पे जीएसटीएन करता है। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विद बैंकिंग नेटवर्क, आपने जो टैक्स का पेमेंट किया उसको बैंक के नेटवर्क के साथ मैच करेगा कौन? जीएसटीएन। प्रोवाइडिंग वेरियस अलग अलग एमआईएस रिपोर्ट देता है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, बेस्ड ऑन टैक्स पेयर रिटर्न इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। तो ये सारे काम किसके? जीएसटीएन के। बेटा सब कुछ यहाँ पे जीएसटीएन कर रहा है। रिटर्न वही, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी वही दे रहा है, रिटर्न आपके फिर फॉरवर्ड कर रहा है, कंप्यूटेशन और सेटलमेंट कर रहा है आईजीएसटी के, टैक्स पेमेंट डिटेल्स को बैंकिंग नेटवर्क से यहाँ पे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, एमआईएस रिपोर्ट देता है अलग अलग और टैक्स पेयर की प्रोफाइल को एनालाइज करता है, ठीक है। कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर फर्निशिंग ई-वे बिल, जो ई-वे बिल के लिए वेबसाइट है बेटा वो कौन सी? ई-वे बिल gst.gov.in, ये वेबसाइट ई-वे बिल के लिए, ठीक है। तो ये जीएसटी के कुछ फंक्शंस है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज बेटा जीएसपी एएसपी। जीएसटी has selected certain IT, ITS and financial technology company which is called as GST सुविधा providers। वो आपको क्या करते हैं? डेवलप करके देते हैं एप्लीकेशन जो कि टैक्स पेयर यूज करते हैं इंटरेक्टिंग विद जीएसटीएन के लिए। दे फैसिलिटेट टैक्स पेयर इन अपलोडिंग इनवॉइसेस एज वेल एज फाइलिंग रिटर्न एंड एक्ट एज सिंगल स्टॉप शॉप फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है।
नेक्स्ट बेटा डेट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट एक बार पढ़ेंगे, एग्जाम में डेट्स पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बेटा जीएसटी हमारे इंडिया में कैसे कैसे आया 2000 में, बेटा ईयर 2000 में जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट कि भाई जीएसटी एक कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, और एक कमिटी डिजाइन करी जो कि इंडिया के लिए जीएसटी मॉडल बनाएगा। 2006 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर में बजट में पहली बार अनाउंस किया कि भाई 6-7 के बजट में कि जीएसटी इंडिया में अप्रैल यहाँ पे 2010 पे आ जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से। उसके बाद बहुत सारी डेडलाइंस वगैरह मिस हुई। 2014 पे जीएसटी अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में। उसके बाद 2016 में एक्ट इनैक्ट हुआ, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग हुई, और उसके बाद जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी कंपनसेशन बिल आए मार्च 17 में। अप्रैल 17 में यहाँ पे वो एक्ट्स पास हुए, एंड देन फाइनली बेटा यहाँ पे जीएसटी कमिटी ने, यहाँ काउंसिल ने बहुत सारे रूल्स वगैरह बताए, सारे स्टेट्स ने हाँ कर दी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और जो इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लॉन्च हो गया इंडिया में हर स्टेट में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने भी मान लिया, और 8 जुलाई 2017 में एसजीएसटी एक्ट कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में भी पास हो गया। ठीक है, सो एसजीएसटी पास बाय जम्मू एंड कश्मीर, सीजीएसटी आईजीएसटी ऑर्डिनेंस ऑल्सो एक्सटेंडेड टू जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो दो डेट्स याद रखनी, 1 जुलाई 17 एंड 8 जुलाई 17। बाकी तो ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया, फिर एक्ट्स वगैरह यहाँ पे आए एंड ऑल दैट, वो सारी अलग अलग डेट्स है, उतनी याद रखने की जरूरत नहीं है। जीएसटी के क्या बेनिफिट्स हुए बेटा, बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत मुश्किल है एग्जाम में आना, बट फिर भी एक बार जस्ट 1 मिनट में डिस्कस करेंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग चीजों को यहाँ बेनिफिट है, इकोनॉमी को बेनिफिट है, यहाँ पे सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, इजी कंप्लायंसेस हो गया, ट्रेड को, इंडस्ट्री को भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। ये आप एक बार रीड कर सकते हो। सो ठीक है, ये आप एक बार रीड कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्विक रिविजन है बेटा, क्विकली जा रहे हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेजर अमेंडमेंट्स आए हम देखेंगे। बेटा यहाँ पे आर्टिकल 246 है ना बेटा, उसमें 3 लिस्ट होती है। लिस्ट 1 जो होती है वो क्या बताती है, यूनियन लिस्ट है। ये लिस्ट एनुमरेट करती है मैटर जिसमें पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो लॉ बना सकते हैं। लिस्ट 1 के अंडर जो मैटर है उसमें पार्लियामेंट लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट कही जाती है, इसमें जो मैटर है उसमें स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर है राइट लॉ बनाने का। और लिस्ट 3 जो है बेटा वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलकर के लॉ बना सकते हैं। पर जो लिस्ट 3 में जो आइटम होते हैं बेटा वो टैक्स से रिलेटेड नहीं, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन एंड ऑल दैट वो मैटर्स थे। ठीक है, तो लिस्ट 1 में कुछ एंट्री में अमेंडमेंट आया, लिस्ट 2 में कुछ एंट्री में अमेंडमेंट आया। लिस्ट 1 में जैसे कि मैंने बताया यूनियन की लिस्ट है, यहाँ पे सेंटर यहाँ लॉ बनाता है। सो अब यहाँ पे जो एंट्री नंबर 84 अमेंड हुई हम खाला उतना पढ़ रहे हैं। ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन इंडिया नेमली, मतलब अब बेटा एक्साइज ड्यूटी पहले सारे गुड्स जो भी मैन्युफैक्चर इंडिया में होते थे उन सब पे लगती थी, अब खाली इन 6 गुड्स पे लगती है। अब खाली इन 6 गुड्स पे लगती क्या, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल लेवल पे। कौन सा गुड्स है बेटा, पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। एक्साइज क्या इंडिया से चलेगा, नहीं मैम, ये 6 प्रोडक्ट्स पे लगता है खाली। सिमिलरली वैट एंट्री नंबर 54 अमेंड की, और क्या बोला, टैक्सेस ऑन सेल ऑफ पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, इनमें क्या लगेगा बेटा, इनके सेल्स पे, बट नॉट इंक्लूडिंग सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट और सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि भैया अभी भी वैट क्या इंडिया से चलेगा, नहीं, इन प्रोडक्ट्स पे लगता है, इन प्रोडक्ट्स पे लगता है। यहाँ पे हम समरी पे देखेंगे, आपको ज्यादा अच्छा समझेगा, ये टेबल उसी का समराइज है। क्या हुआ, बीच में कुछ आइटम है विच इज कॉल्ड एज PHMNA, पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल विच इज कॉल्ड एज PHMNA। PHMNA आइटम पे के प्रोडक्शन पे टैक्स कौन सा लगता है बेटा, एक्साइज लगता है। प्रोडक्शन पे एक्साइज लगता है, सेंट्रल एक्साइज। और उसके सेल्स पे क्या लगता है, वैट लगता है या CST लगता है। इंट्रा स्टेट सेल होता है तो वैट लगता है, इंटर स्टेट सेल होता है CST लगता है। आज भी GST नहीं लगता इनमें। गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इन आइटम में हम नोटिफाइड डेट से लेकर के आएंगे, अभी नहीं लेके आ रहे। गवर्नमेंट को टेंशन आ गया GST आते आते यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भाई GST से रेवेन्यू नहीं आया तो ये बड़े रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स थे। तो उन्होंने बोला इन आइटम पे तो भैया अभी भी पुराने लॉ लगेंगे, इनमें अभी भी सेंट्रल लेवल पे एक्साइज कलेक्ट होगी, स्टेट लेवल पे सेल पे क्या होगा, वैट या CST लगेगा। ठीक है, तो कौन से आइटम है मैम, PHMNA। अब इसके बाद 2 स्पेशल आइटम है, अल्कोहल।
एल्कोहल स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम पहले भी इसका रेवेन्यू लेते थे, हम अभी भी लेंगे, एल्कोहल में तो हमें कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना, आपको एल्कोहल अगर मर्ज करना है जीएसटी में तो फिर तो हमें जीएसटी नहीं लेके आना, अड़ गई स्टेट गवर्नमेंट। तो एल्कोहल के प्रोडक्शन पे आज भी स्टेट एक्साइज लगता है बेटा, एल्कोहल पे सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता, स्टेट एक्साइज लगता है, और उसके सेल पे आज भी दोनों भी स्टेट कलेक्ट करती है, एक्साइज भी स्टेट कलेक्ट करती है, उसके सेल पे वैट और सीएसटी भी स्टेट कलेक्ट करती है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये इन्होंने जीएसटी पे नहीं आने दिया, तो इसमें अभी भी जीएसटी नहीं लगता है। अब सेंटर ने बोली अच्छा एल्कोहल तुम रखोगे, टोबैको हमारा हुआ, तो टोबैको बेटा, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे सेंट्रल एक्साइज लगता है, ये बड़ा स्पेशल प्रोडक्ट है, टोबैको के प्रोडक्शन पे सेंट्रल एक्साइज लगता है और इसके सेल पे जीएसटी लगता है, इसके सेल पे वैट और सीएसटी नहीं लगता, ये आपको याद रखना है। ये देखो कि अगर आप, तो यहाँ पे ये एक ही आइटम में फर्क था, टोबैको जो था यहाँ पे एंट्री नंबर 84 पे है और एल्कोहल यहाँ पे एंट्री नंबर 54 पे है, मतलब वैट जो है वो किस पे लगेगा बेटा, यहाँ पे एल्कोहल पे लगेगा, यहाँ पे वैट, सीएसटी या यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज। तो आपको इन शॉर्ट ये याद रखना है, पीएचएमएनए पे क्या लगता है, उनके प्रोडक्शन पे मैम सेंट्रल एक्साइज, उनके सेल पे मैम वैट या सीएसटी। एल्कोहल पे क्या लगता है बेटा, स्पेशल आइटम है, प्रोडक्शन पे स्टेट एक्साइज, सेल पे वैट या सीएसटी एज में बी एप्लीकेबल। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट स्पेशल, वेरी स्पेशल आइटम है मैम, उसके प्रोडक्शन पे लगता है सेंट्रल एक्साइज, सेल पे लगता है उसमें जीएसटी, सेल पे लगता है उसमें जीएसटी, ठीक है, ये याद रखना है। देन न्यू इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 246 है, बेटा ये आर्टिकल 246 है, ये फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, क्योंकि बेटा लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट थी, यहाँ कौन लगा सकता है टैक्स, यहाँ पे लगा सकती है मैम पार्लियामेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट लगा रही है। लिस्ट 2 में स्टेट के हाथ में राइट है, बट लिस्ट 3 में दोनों के साथ में राइट है कि भाई टैक्स लगा सकते हैं, बट इनमें जो मैटर है वो मैटर टैक्स लॉ से रिलेटेड नहीं हुआ करते थे। अब जीएसटी लगाने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए एक ऐसा आर्टिकल चाहिए था कि जो कि पावर देता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ साथ में टैक्सेस लगा सके, इसलिए ये लिस्ट फेल हो गई, इसलिए एक नया आर्टिकल फेल हो गया, तो एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहा गया आर्टिकल नंबर 246 है, जो कि दोनों को पावर देता है दैट पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज the legislature of every state have the power to make law with respect to goods and service tax imposed by union or such state। बेटा कोई भी लॉ लगाने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन से परमिशन चाहिए, तो 246A ने वो परमिशन दी कि हाँ पार्लियामेंट और स्टेट दोनों भी क्या कर सकते हैं, जीएसटी लगा सकते हैं यहाँ पे, और पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया कि वो लॉ बना सकता है किसके लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन केस ऑफ इंटरस्टेट, इंटरस्टेट के केस में, क्योंकि आईजीएसटी लगता है तो वहां पे पावर दिया गया खाली पार्लियामेंट को। तो ये दिस इज नथिंग, बस पावर दिया गया है, यहाँ पे कॉन्करेंट पावर दिया गया है, स्टेट को और सेंटर को आप टैक्सेस लगा सकते हो, और पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया इंटरस्टेट के केस में। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड। एंड देन वन थिंग इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 279 गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। एक काउंसिल बनी बेटा जीएसटी काउंसिल, जो कि क्या करती है, बहुत सारे काम करती है मैम, सारे रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ही देती है, हमें पता है। एक बार रीड करेंगे बेटा, आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट। एक जॉइंट फोरम बनेगा, सेंटर का, स्टेट का, सेंटर के भी लोग रहेंगे, स्टेट के भी लोग रहेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स ऑन दिस डेट। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है डेट्स वगैरह। मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, चेयरपर्सन रहेंगे बेटा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमेशा उसके चेयरपर्सन रहेंगे। मेंबर्स कौन रहेंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड द मिनिस्टर इन ऑफ चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट डिपार्टमेंट। हर स्टेट डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे बेटा। मेंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ व्हाट, रेवेन्यू या फाइनेंस के जो भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे वो मेंबर रहेंगे, या मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्ट्री जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट रहेगी, ये सारे लोग मेंबर रहेंगे। वाइस चेयरपर्सन कौन रहेगा, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर शैल चूज अमंग्स देमसेल्फ एज वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल फॉर सच पीरियड। वो लोग डिसाइड करेंगे अपने बीच में कि कौन यहाँ पे वाइस चेयरमैन रहेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, रोल क्या है जीएसटी काउंसिल, बेटा सब कुछ जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करती है। इट विल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट को रिकमेंडेशन देगी क्या, टैक्सेस सेस सच एज लेविड बाय यूनियन एंड स्टेट लोकल बॉडीज व्हिच मे बी सबस्यूम्ड अंडर इन द जीएसटी। वो उन्होंने बताया था कौन कौन से टैक्सेस आपको जीएसटी में सबस्यूम करने हैं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेंगे। मॉडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, यहाँ पे कैसा गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ रहेगा, क्या लेवी रहेगी, क्या अपोर्शनमेंट होगा दोनों के बीच में जो 50-50 डिसाइड हुआ इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट
एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर का क्या रहेगा, जब तक कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है आप एग्जेम्प्ट रहेंगे, रेट्स क्या रहेंगे, इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रेवेन्यू, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के रिगार्डिंग क्या स्पेशल प्रोविजन रहेंगे वो डिसाइड करेंगे, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज द काउंसिल में डिसाइड, कुछ भी मैटर, सारे मैटर बेटा कौन डिसाइड करेगी, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी यहाँ पे किसको, यूनियन और स्टेट को, जिसके बेसिस पे यहाँ पे सारे लॉ एंड ऑल दैट बनते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारा डिस्कशन था जीएसटी एंड इंडिया इन इंट्रोडक्शन हमने काफी क्विकली यहाँ पे डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे डिस्कस जो आया यहाँ पे रिलेवेंट, जैसे कंपोजिशन, स्कीम, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट हमने डिस्कस किया। सो बेटा यहाँ पे हमारे कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर का रिविजन एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर सप्लाई डिस्कस करेंगे। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।